गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए आपके सिलेबस, नीट, जेई, आपके एकेडमिक किसी भी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसी को हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स की बात यहाँ पर करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक टर्म ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेम आया कहाँ से है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ओरिजिनेट हुआ तो इसका सबसे बड़ा जो रोल है वह बर्जेलियस नामक साइंटिस्ट ने 1815 में ये ऑर्गेनिक टर्म का यूज किया और उन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ध्यान देना इस टर्म पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ओरिजिन होती है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मैं बात कर रहा हूँ 1815, बर्जेलियस का एक थियरी उनके द्वारा प्रपोज किया गया और उस थियरी का नाम था वाइटल फोर्स थियरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ओरिजिन, इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय बर्जेलियस in 1815 by introducing vital force theory. According to this theory, organic compounds are originated from living organism और ये थियरी 1815 से 1828 तक कंटिन्यू थी, लेकिन उसी 28 में इन्हीं के साथ वर्क करने वाला इन्हीं का स्टूडेंट वोहलर ने 1828 में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया। अब बच्चे देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बन गया, वाइटल फोर्स थियरी गिवन बाय बर्जेलियस 1815. According to this theory, organic compounds are possible only from, or organic compounds can be obtained only from living organism. ठीक, उसके बाद in 1828 वोहलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसाइज किया और वहीं पर वाइटल फोर्स थियरी का एंड हो गया। यानी वाइटल फोर्स थियरी यह केवल 13 इयर्स तक चली थी। उसके बाद उन्हीं के स्टूडेंट ने इस थियरी को डिस्कार्ड किया और उन्होंने तब क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स although can be obtained from living organism but can also be synthesized in laboratory from inorganic compounds. इसका मीनिंग ये हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट ओनली नेचुरल,
लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने का मतलब क्या हो गया बच्चे? नेचुरल। इसका मतलब हो गया कि जब वॉलर की थियरी आई, उन्होंने बोला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट ओनली नेचुरल बट कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। उसके बाद 1845 में 1845 कोलवे ने एस्टिक एसिड को सिंथेसाइज किया और 1856 में वर्थोलेट ने मेथेन को सिंथेसाइज किया। ये पूरी ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री है कि ओरिजिनेट कहां से हुआ, ऑर्गेनिक टर्म आया कहां से, ऑर्गेनिक टर्म आया कहां से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया। इस टर्म को लाने वाला वर्कर वर्जिलियस बाय इंट्रोड्यूसिंग वाइटल फोर्स थियरी, ठीक है। और ये थियरी 1815 में, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, organic compounds can be obtained or can isolated from living organism like plants, like animals, etc. But after some years, in 1828, Wohler synthesized urea in laboratory from inorganic compounds. It means organic compounds can also be synthesized in laboratory. तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया वो कौन है? यूरिया है। दूसरा एस्टिक एसिड है और तीसरा मेथेन है। और उसके बाद लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। और आज तो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हैं कि उनका हम सभी लोग अपने कॉपी पर मेंशन भी नहीं कर सकते, उनको हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए हैं। तो आइए इसमें जितनी बात मैंने बोला, ओरिजिन की बात पहले करते हैं। ओरिजिन, तो आप भी मेरे साथ लिखिएगा, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से भाई? फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी गिवन बाय बर्जेलियस in 1815. Vital force theory given by Berzelius in 1815. इसका स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। क्या ये थियरी कही थी? According to BFT, vital force theory, according to vital force theory, the organic compounds can only be obtained from living organism, can only be obtained from living organism and cannot be synthesized, in laboratory, cannot be synthesized in laboratory. ये वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी किसने दिया, कब दिया, ये आपके पास मेंशन हो गया। वाइटल फोर्स थियरी डिस्कार्ड कब हुई? बीएफटी
VFT was discarded in 1828 by Wohler कैसे? by synthesize urea from inorganic compound ammonium cyanate NH4NCO, इसको CNO भी आप लिखते हो। अमोनियम आइसोसाइनेट लिख लीजिए, अमोनियम आइसोसाइनेट यहाँ सही कर लीजिएगा, अमोनियम आइसोसाइनेट। अब अमोनियम आइसोसाइनेट जरा देखें आप, NH4NCO, इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ होता है रीअरेंजमेंट। हीट करने पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट। और आपका यह जो कंपाउंड है H2NCO NH2 मिला ले, देखें यहाँ पर केवल रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें इस रिएक्शन में केवल रीअरेंजमेंट हुआ है बस। आप देख लें यहाँ पर, यहाँ NH4NCO है और ये कंपाउंड आपका NH2CO NH2, इसको बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, C≡ONH2, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ये है आपका अमोनियम आइसोसाइनेट, और ये है बच्चे यूरिया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी क्या हो गया? यूरिया। इसको अपने भाषा में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी वाज यूरिया। ये फर्स्ट कंपाउंड की बात हो गई, फर्स्ट कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड। देखिए बच्चे, यहाँ पर कोई टेक्निकल रिएक्शन नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए। यहाँ पर आपको केवल लर्निंग करनी है। आप एक हिस्ट्री की पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री का मतलब हो गया कि आपको यहाँ लर्न करना है चीज़ें। यहाँ पर पूछा जा सकता है कौन सा रिएक्शन हुआ, तो आप लिखिएगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन एबव बल्कि लिख लीजिए अपने भाषा में, इन एबव रिएक्शन rearrangement takes place, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन या कोई एडिशन इस तरह का रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या है? रीअरेंजमेंट है। और रीअरेंजमेंट बच्चे हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। रीअरेंजमेंट हमेशा कैसा होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब हो गया एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम या ग्रुप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर माइग्रेट कर जाता है। ऐसे जितने भी रिएक्शन होते हैं वो कहलाते हैं रीअरेंजमेंट। इसमें एक ही यूनिट होती है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, ठीक है, जिसमें एक एटम या एक ग्रुप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे रिएक्शन को नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आर इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब होता है बच्चे सेम, विद इन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, इन द सेम मॉलिक्यूल। केवल ग्रुप माइग्रेट करेगा, पोजीशन चेंज कर देगा, ठीक है, लेकिन इसमें कोई अदर ग्रुप आकर के नहीं ऐड होगा। तो ऐसे रिएक्शन कहलाएंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन।
चलो अब उसके बाद फर्स्ट, अब यहाँ पर इसको पॉइंट वाइज मैं लिख देता हूँ, यही आप याद करो। ये आपका पहला क्वेश्चन, VFT was introduced by Berzelius in 1850. Number 2, first organic compound synthesized in laboratory was urea by Wohler in 1828. तीसरा क्वेश्चन, सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in laboratory was acetic acid CH3COOH, acetic acid by Kolbe. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in laboratory was methane CH4 by Berthollet in 1856. In 1856. ये एक हिस्ट्री आपके पास आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या ऑर्गेनिक टर्म की ओरिजिनेशन आपके पास आ गई, इसका कैसे ओरिजिन हुआ, ओरिजिन करने में किसका रोल रहा, और इसमें जो आपके पास क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ये लर्निंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ईयर लर्निंग आपको लर्न करना पड़ेगा, वर्कर्स नेम ये लर्न करना पड़ेगा। अब उसके बाद बच्चे यहीं से पूरी कहानी अब स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबसे पहला पॉइंट जो मेमोरी में रखोगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा आइडेंटिटी, भाई आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपसे पूछ दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताइए। अभी तक क्या था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे कि इनका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे इनका ओरिजिनेशन हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। जब इतना जान लिए तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कोई भी ओरल आपसे, भाई ठीक है क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन बताओ आप। तो मोस्टली हम सभी लोग जो कंफ्यूज होते हैं या जो बच्चा प्रेशर में नहीं बताता वो बता देता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है बच्चे ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ये बता करके हम बहकाने का प्रयास करते हैं कि ऑर्गेनिक जो टर्म है वो कार्बन से मतलब है उसका। तो कार्बन में, कार्बन की बात करो तो बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ कार्बन होता है, जैसे अभी यहाँ लिखा गया अमोनियम आइसोसाइनेट लिखा गया था, इसमें भी कार्बन है लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडियम बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। तो व्हाट
इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विथ कार्बन, कार्बन हो और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, या इसी के डेरिवेटिव बनाए गए हों। इसी के डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया गया हो। फिर सुन लें, पहले इमेज क्या बनाओगे, हमें कार्बन चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, एक कंडीशन ये है, या कार्बन और हाइड्रोजन का हमारे पास कंपाउंड हो और उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को हटा करके कोई अदर ग्रुप को ला दिया गया हो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो उस कंपाउंड को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड विद हाइड्रोजन और डेरिवेटिव और इट्स डेरिवेटिव से टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोलो, ये जो मैंने बताया इसका मीनिंग आप समझे कि नहीं? अभी जो मैंने आपके सामने बात कही इसका मीनिंग आप समझे? प्लीज एक बार रिप्लाई करिए, रिप्लाई कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बस मोबाइल चल रही है और आप लोग मार दिए हों। तो आइए अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड definition of organic compounds. Definition of organic compounds. The compounds containing carbon and hydrogen, carbon and hydrogen linked with each other or their derivatives are called organic compounds. Organic compounds are called organic compounds. ठीक, एज फॉर एग्जाम्पल बच्चे एक सीखो केवल, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत है, कितना आप याद करोगे, इसलिए टेक्निक होती है इसकी, इसको मेमोरी में लाने के लिए, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेक्निक होती है, तो वही हमको सीखना है। और ऑर्गेनिक की बेसिक क्लियर हो गई तो समझ लो आपका अच्छा खासा काम हो गया। अब एज फॉर एग्जाम्पल हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले रहे हैं, मेथेन। मेथेन में क्या है बच्चे, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से अटैच है। इसको आप ऐसे दिखाओ, जैसा डेफिनेशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मॉडल बना दो आप। कार्बन और हाइड्रोजन लिंक्ड विथ ईच अदर, ये है यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए मेथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हमारा ये मेथेन है, मेथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चे, मेथेन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऐसे ही C2H6, इसको बच्चे कैसे लिखेंगे, C और C, यहां देखें H है, H है, H है, H है, H है और आपका ये H है। ठीक है, ये देखें आप, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर भी आपका प्रेजेंट है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आप उसे बेहिचक कहोगे
कि वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आइए जरा दूसरा देखिए, हमने ये लिखा CH4 लिखा, ध्यान रखना बच्चे, CH4 लिखा और ऐसे लिखा, -H लिखा और +Cl लिखा। ऐसे ये समझने के लिए लिखा जा रहा है, ये रिएक्शन का तरीका नहीं बताया जा रहा आपको, ये समझने के लिए कैसे हम समझेंगे। -H का मतलब बच्चे इसमें से एक H को बाहर करो आप, और +H का मतलब बच्चे जिस H को आपने बाहर निकाला है उसी H के जगह आपको Cl लगा देना है। तो अगर एक H बच्चे यहां से निकाल दिया तो क्या हुआ, ये हमारा बचेगा यहाँ CH3, और एक H जो बाहर गया उसी H के लिए क्या आ गया, ये Cl आ गया। ठीक, तो अब ये बच्चे बताओ ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। हमने ऊपर क्या लिखा है, देयर डेरिवेटिव्स, या तो ऐसे हो या उनका डेरिवेटिव हो, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई अदर ग्रुप ला दिया गया हो तो भी वह ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मेथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इससे क्या किया गया, एक H को निकाला गया, H को निकाल कर क्या बैठाया गया उसके जगह पर, Cl को बैठाया गया, इसलिए आपका ये मेथिल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड, ये हमारा कंपाउंड है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड आपका क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा हो गया। तो बच्चे जरा यहां पर ध्यान देना, अगर इसी को हम आपके सामने ऐसे लिखें और इस बार एक H की बात कर रहा हूं, फिर Cl की बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक H को और लगाना है, वहां हटाना है, और उसके जगह पर क्या करना है, Cl को सब्स्टिट्यूट करना है। बता बच्चे क्या बनेगा, मैसेज में तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, लिखकर बताओ। हाँ, यहां हो जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा बच्चे, ठीक है, तो ये भी ऑर्गेनिक होगा क्योंकि ऑर्गेनिक से बना रहे हो आप। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ये डाइक्लोरोमेथेन है, ठीक है। चलो CH2Cl2, फिर वही कहानी H+Cl। अब इस बार अब तो ट्रेंड आपको पता हो गया है, CH Cl3 होगा, इसका नाम क्लोरोफॉर्म है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है बच्चे, क्लोरोफॉर्म, इसका और नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। उसके बाद CH Cl3, यहां पर एक H और बाहर करिए, एक Cl और लाइए, क्या हो जाएगा, CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है बच्चे, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन कहते हैं इसको, टेट्राक्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं, इनको हम नाम क्या देंगे, मेथेन के डेरिवेटिव्स है ये, मेथेन के डेरिवेटिव्स। मेथेन के डेरिवेटिव का मतलब बच्चे क्या हुआ कि मेथेन से 1/1 H को रिप्लेस करके किसी भी कंपाउंड को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो वो उसका डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मीनिंग क्लियर हो गया सबको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब तो कोई भी आपसे पूछेगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये केवल इतना कह करके आपको बहका करके भागना नहीं है, क्योंकि आप भाग नहीं पाएंगे कि
कार्बन जिसमें प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। नो कार्बन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, दोनों आपस में लिंक्ड हो या फिर उन्हीं का डेरिवेटिव हो, तो वो आपके कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, अब तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन हो गया। अब बच्चे प्रॉब्लम हमारे सामने दूसरा आएगा, यार चलो ठीक है, क्या पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इस वक्त। लो भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन चाहिए आपको। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, इसको कैसे फील करोगे आप। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को फील कर लिया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बॉन्डिंग है उनके बीच, तो सीधे बोलो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या उनका डेरिवेटिव बना लियो, वो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, सिंपल लहजे में आप इसको बोलो, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक जनरल बात हो गई है। स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सेट टू बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर सिस्टमैटिक डेफिनेशन की बात है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about preparation, properties and uses. Preparation, properties and uses of organic compounds said to be organic chemistry. यानी कि आपको यहाँ पर ब्रांच के केमिस्ट्री के ब्रांच वाइज डिफाइन करना है। तो मैंने जो आपको बताया, इन जनरल क्या बताना है, स्टडी the branch in which we study about the organic chemistry, organic compounds said to be organic chemistry। और उसको आप डिटेल करना है तो हम प्रिपरेशन करेंगे, हम उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, हम उसके यूजेस का यूज करेंगे। तो ये स्टडी जहां करते हैं वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ जाएं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, definition of organic chemistry। Definition of organic chemistry, the branch of chemistry in which we study about preparation, properties and uses of organic compounds, uses of organic compounds called organic chemistry, called organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। तो स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हो गया, आई होप कंप्लीट हो गया होगा। चलो
नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम सभी लोग पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे। अब यानी अब हम ऐसी जगह पर आ गए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का थीम हमारे पास बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ओरिजिन कहां से हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस की बात आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन की बात आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन की बात आ गई। अब मैटर आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों ने मन ही मन लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इमेजिन किया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड टिल नाउ नोन हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हम लोग करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाउ दे क्लासीफाई। तो अब का यहां होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो एक चार्ट मेरे साथ बनाइए आप लोग। ऐसे स्टार्ट करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में आप डिवाइड करिए। एक को कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक आपका क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसे एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसी को कहते हैं एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी आप केवल लिस्ट बनाइए, नाम याद करिए बस, मीनिंग सबका कुछ देर बाद। इसमें बच्चे तीन हैं, एक अल्केन्स, एक अल्कीन्स, एक अल्काइंस। ये तीन कैटेगरी इसमें है। ओपन चेन या असाइक्लिक, ए और साइक्लिक अलग मत कर देना, ये साइक्लिक है यानी नो रिंग, रिंग का फॉर्मेशन ना हो, ओपन हो, सभी कार्बन ओपन मैनर में जुड़े हों। उसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। बच्चे अल्केन्स के लिए CnH2n+2, अल्कीन्स के लिए CnH2n, अल्काइंस के लिए CnH2n-2। ये अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के जनरल फार्मूले हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2,
अल्कीन्स का CnH2n, अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2, ये इनके जनरल फार्मूले हैं। और इसमें दो कैटेगरी बच्चे, इसमें दो कैटेगरी, एक है हमारा होमोसाइक्लिक, कंपाउंड्स और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरा बच्चे यहां पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक बच्चे दो पार्ट ले आओ, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये आपके पास, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास। होमो में आपका दो कैटेगरी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब बच्चे ये तो चार्ट मैंने आपको आपके सामने रख दिया याद करने के लिए, आप बाय नेम पहले एकदम क्लियर हो जाओ। वन बाय वन सबके बारे में मैं डिक्टेट करूंगा विथ एग्जाम्पल। जितने भी मैंने यहाँ लिस्ट बनाया हुआ है सबका विथ एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे पहचानोगे ये ओपन चेन है, कैसे पहचानोगे ये साइक्लिक है, साइक्लिक में फिर कैसे पहचानोगे कि होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक में कैसे पहचानोगे कि एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक आपका है, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको पहले बाय नेम करना है, उसके बाद फिर बाय सीइंग द मॉलिक्यूल आपको बताना होगा कि हमारा वो किस कैटेगरी का कंपाउंड है, ठीक है बच्चे। नोट कर ले, सब नोट करके रिप्लाई करिएगा प्लीज। ओके, अब एक बार सभी लोग आंखें बंद करें और देखें क्या ये चार्ट आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बाय चार्ट आप लोग पहले एकदम क्लियर हो जाइए, बाय चार्ट आपको ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर तब हम अब डिटेलिंग करने चलें, इसका डिटेलिंग किया जाएगा फिर। ओके चलो भाई, अब इसमें पहला पॉइंट आप लीजिए, पहला पॉइंट का मीनिंग आप समझें। पहला, ओपन चेन, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
OCOC, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। OCOC का मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन ऑल कार्बन atoms are linked with each other in chain में हो, ये in chain, that is in open manner, there is no formation of ring। ठीक है, इन चेन लगा हुआ, चेन ऑलरेडी क्या होती है, वो ओपन होती है। ठीक है, इन चेन यानी ओपन मैनर में अटैच्ड हो, कॉल्ड ओपन चेन और कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स। इसमें किसी भी तरीके का रिंग फॉर्मेशन आपको इमेजिन नहीं करना है, रिंग फॉर्मेशन इमेजिन नहीं करना है। इसके लिए एग्जाम्पल सी वैलेंसी पर नहीं जाना है अभी, जैसा मोड है वैसा आप केवल बस वैलेंसी पर हमें केयर नहीं करना है। ये देखें, ऐसे इस तरह के जितने भी होंगे, ये देखो ऐसे, देखो जितने भी यहां पर आपका सिंपल चेन है, ये ब्रांचिंग हो गई है, ये हाईली ब्रांचिंग हो गई है क्योंकि ब्रांच एक से अधिक दिखाई दे रहा है इसमें। तो आपका एक सिंपल चेन, एक ब्रांच चेन, हाईली ब्रांच्ड, तो इस तरीके के आपके जितने भी मॉडल बने हुए नजर आ जाएं, कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास इस मॉडल में दिखाई दे तो ऐसे मॉडल कहलाएंगे क्या, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह के मॉडल वाले जितने होंगे वो सब ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिंपल चेन, ये ब्रांच है और ये हाईली ब्रांच्ड है। कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसलिए हाईली ब्रांच्ड, ये आपका ब्रांच, ये सिंपल चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये सब कैटेगरी में कहीं देखो रिंग का फॉर्मेशन नहीं है। अगर रिंग का फॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाएगा ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चे बोलो, क्या फील कर पाओगे? ऐसा कभी ड्रा रहेगा तो पहचान लोगे। अब आप रिंग नहीं बनी हुई है, कुछ भी नहीं करना है, कार्बन सब क्या है, चेन में अटैच्ड है, चाहे वो ब्रांचिंग है, हाईली ब्रांच्ड है, ओनली नॉर्मल ब्रांच है, नॉर्मल चेन है, केवल और केवल चेन के फॉर्मेशन में अगर हैं तो आप क्या कहोगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऐसे बच्चे थोड़ा सा एक आउटलाइन लास्ट मोमेंट में आउटलाइन आपको दे दें। अगर ऐसे मॉडल बनाए गए हैं और आपसे कहा जाए यार कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, अभी वैलेंसी के बारे में आगे बात करेंगे हम, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है, यहाँ तो 4 नजर नहीं आ रही है, तो क्या करें, तो आप अपने से ध्यान रखना, कार्बन की जो वैलेंसी जितनी कम हो रही हो उतने नंबर आप हाइड्रोजन को ईच एंड एवरी कार्बन से अपने मन से ऐड कर देना है आप, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन ही वही है। तो आप फिर से ध्यान रखिएगा मैं क्या बोला, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसे मैं ड्रा कर दिया और कार्बन की वैलेंसी लग रहा ऑकवर्ड लग रहा है आपको, या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, मेरे को 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो व्हेन एवर यू नीड टू कंप्लीट 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन देन यू हैव टू ऐड डिजायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ ईच कार्बन। यही करना है आपको। यानी जैसे एक सिंपल से बात, मान लो इस कार्बन को लो, इस कार्बन का एक कार्बन के साथ वैलेंसी तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन अभी इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो 3 इसके साथ 3 हाइड्रोजन आइटम्स को ऐड कर दीजिए आप, 3 हाइड्रोजन आइटम्स को ऐड कर दीजिए, उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर इस तरह का मॉडल बनाया गया है एंड यू नीड टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम, देन यू मस्ट ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम विथ ईच एंड एवरी कार्बन आइटम। बोलो बच्चे, कैन यू?
बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए, रिप्लाई करिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी। ओके, थैंक यू।